हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम हियरिंग हो रही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में एक हिस्टोरिक हियरिंग चल रही है। कर्नाटका हाई कोर्ट का मार्च का जजमेंट, जिसमें हिजाब को एक एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं माना गया और एक हेड स्कार्फ को भी यूनिफॉर्म के नाम पर अलाउ नहीं किया गया। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश ने एक दो जजेस की बेंच, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की कॉन्स्टिट्यूट की, आज तीसरा दिन था आर्गुमेंट्स का और बहस का। पहले 2 दिन की बहस हम आपको बता चुके हैं। आपने अगर उसको नहीं देखा तो आप हमारे वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, ताकि एक कंटिन्यूटी आपको मिल जाए और आपको अंदाजा हो कि किस नहज पर बहस हो रही है। आज जब बहस शुरू हुई तो सीनियर एडवोकेट मिस्टर कामत ने अपने आर्गुमेंट्स रिज्यूम किए। कल उनसे बेंच ने पूछा था कि आप साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, उसका कौन सा प्रावधान है। आज उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का जिक्र किया। फिर जस्टिस धुलिया ने कल पूछा था कि आप जो केसेस कोट कर रहे हैं वो इंग्लैंड के हैं, जबकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर कई केसेस आपके खिलाफ हैं, हिजाब के खिलाफ और हेड स्कार्फ के खिलाफ तय हो चुके। आज मिस्टर कामत ने ऑस्ट्रिया का एक जजमेंट दिखाया, जिसमें हेड स्कार्फ के सिलसिले में ये बात कही गई कि अगर वो एक कम्युनिटी को टारगेट करता है तो वो असंवैधानिक है। जज ने कहा इस ऑस्ट्रियन जजमेंट में selective ban which forbids Islamic girls from wearing headscarf may have adverse effect on the inclusion of female students concerned and making access to education more difficult for Muslim girls and marginalizes them. वैसे तो बहुत से जजमेंट्स विदेशों के हमारी सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मुद्दों में कोर्ट करती रही है, लेकिन इस केस में यह भी हो सकता है कि कोर्ट कहे कि भारत की परिस्थितियां अलग हैं और भारत की सुप्रीम कोर्ट किसी विदेशी अदालत के किसी फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं। फिर जब बात आगे बढ़ी तो मिस्टर कामत ने कहा कि मैं कल जो आर्गू कर रहा था वो ये था कि आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है, उसके दो हिस्से हैं। एक में बात हो रही है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं जो ओपनिंग वर्ड्स ऑफ आर्टिकल 25 में है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। और दूसरी रेस्ट्रिक्शंस वो हैं जब स्टेट कोई सोशल रिफॉर्म करना चाहती हो, कोई ऐसा काम करना चाहती हो जिससे समाज में कोई सुधार हो, ऐसी कोई सेकुलर एक्टिविटी हो जिसका मजहब से भी ताल्लुक हो, तो स्टेट को वो करने का अधिकार है। आज एडवोकेट कामत ने कोशिश की कि दिखाएं कि ये दोनों तरह की रेस्ट्रिक्शंस कर्नाटका के हिजाब बैन में स्टेट को हासिल नहीं, और अगर रेस्ट्रिक्शंस का अधिकार नहीं तो जो जियो था वो असंवैधानिक है और जो हाई कोर्ट का फैसला है वो गलत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल कर देना चाहिए। मिस्टर कामत ने बात की कि स्टेट ने जो पूरा केस बनाया है वो ये है कि कुछ लोगों को हेड स्कार्फ पर आपत्ति थी। उस आपत्ति के नतीजे में ये कहा गया कि स्कूल डेवलपमेंट काउंसिल यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दें, यानी स्टेट को अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। कल की बहस में आपको याद होगा कि एग्जाम्पल दी थी मिस्टर कामत ने कि केंद्रीय विद्यालय हैं 1500 से अधिक और उनमें यूनिफॉर्म के कलर का स्कार्फ पहन लेने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन यहां की कॉन्टेक्स्ट ये थी कि कुछ लोग
गेरुआ पहनकर आ गए, भगवा पहनकर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर ये स्कार्फ पहनेंगे तो हम ये पहनेंगे, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल्स को ये कहना पड़ा कि आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करें। आज इस आर्गुमेंट को टेस्ट किया मिस्टर कामत ने, और मिस्टर कामत ने ये कहा कि स्टेट ने सबसे पहले तो हिजाब बैन को पब्लिक ऑर्डर की ग्राउंड पर जस्टिफाई नहीं किया, मॉरलिटी और हेल्थ की ग्राउंड पर यह जस्टिफाई नहीं हो सकती। किसी के हिजाब पहन लेने से, हेड स्कार्फ पहन लेने से किसी और के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता। फिर अगर किसी और के ऑब्जेक्शन पर इस तरीके की पाबंदी लगाई जाती है तो फिर ये चीज जो होगी, ये तो ऐसा होगा कि लोगों के अधिकार जेपार्डी में पड़ जाएंगे, क्योंकि दूसरों को उन पर एतराज है। और ये एक जस्टिफाइड रीजन नहीं हो सकता किसी के मौलिक अधिकार को छीनने का। ये हैकलर्स को अधिकार नहीं कि उनको कोई चीज अगर पसंद ना आए तो स्टेट उसको रोक दे। मिस्टर कामत ने कोट किया वो जजमेंट जो एक फिल्म के बैन के बारे में था, जिसमें खुद जस्टिस हेमंत गुप्ता जज थे जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ। वो कि जस्टिस गुप्ता ने कहा कि वो मामला पीस का था, लेकिन बात हो रही है पब्लिक ऑर्डर की। अगर किसी को कोई फिल्म पसंद नहीं तो वो फिल्म ना देखे, लेकिन दूसरों को उस फिल्म को देखने से रोकना, ये चीज अच्छी नहीं। मैं तो हमेशा से अभिव्यक्ति के अधिकार का समर्थक रहा हूं और मैंने कहा है कि वो कोर वैल्यू है। डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ना रहे। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि जब आप सड़क पर हिजाब पहन के जाते हैं तो कोई ऑफेंड नहीं होता, लेकिन जब आप स्कूल में हिजाब पहन रहे हैं तो स्कूल जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है, अगर वो इफेक्ट होता है तो क्या स्कूल को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने का अधिकार और हिजाब को रोकने का अधिकार होगा? ये है वो संवैधानिक क्वेश्चन जिसको जब जस्टिस गुप्ता ने पूछा। मिस्टर कामत ने कहा कि हैकलर्स वीटो कैन नॉट बी अलाउड। अगर किसी को एतराज है, ये ग्राउंड नहीं बन सकती कि आप हिजाब को रोक दें। मिस्टर कामत ने कहा कि स्कूल ये भी नहीं कह सकता कि पब्लिक ऑर्डर की ग्राउंड पर कि कोई ऑफेंड हुआ, किसी ने नारे लगाए, हम किसी को हिजाब नहीं पहनने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हैकलर्स वीटो होगा और ये संवैधानिक नहीं। फिर ये भी बात सामने रखी गई कि देखिए वो जो केस था उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक्सपर्ट बॉडी सीबीएफसी ने उसे सर्टिफाई कर लिया तो अब मॉब उसको नहीं रोक सकती। क्या मॉब किसी बच्ची को जो ये समझती हो कि उसको हेडस्कार्फ पहनना चाहिए कि ये उसकी कॉन्शियंस का फैसला है या उसके मजहब का हिस्सा है, रोक सकती है? ये वो संवैधानिक प्रश्न है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला देना है। ये पूरी बात जो हो रही है, ये 2019 की एक बैन की बात हो रही है, शैडो बैन ऑफ अ फिल्म इन वेस्ट बंगाल। फिर बात आगे बढ़ी है आज की बहस में और ये कहा गया कि देखिए बेसिकली स्टेट का ऑब्जेक्शन ये है कि किसी और को आपत्ति है और ये वो वैलिड ग्राउंड नहीं जिसके बिना पर आप पाबंदी लगा सकते हैं। जस्टिस गुप्ता ने फिर कहा कि पब्लिक ऑर्डर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी जगहों पर, इंक्लूडिंग कोर्ट। हैकलर्स प्रिंसिपल पे जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमने आपका पॉइंट नोट कर लिया है। जस्टिस धुलिया ने कहा कि आप अब जियो पर आइए और बताइए कि सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने क्या उस पर होल्ड किया। मिस्टर कामत ने कहा कि जियो ने पब्लिक ऑर्डर का जिक्र किया है और इसलिए मैं कोई हवा में बहस नहीं कर रहा। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि जियो कहता है कि
prohibition of scarf is not violation of Article 25. इसको मैंने आपको याद है कि कल कामत ने कहा था कि ये हॉब्सन्स चॉइस है। अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट जियो में आ गया तो फिर ये तो बिल्कुल स्कार्फ के खिलाफ चली गई बात। जियो के सिलसिले में जस्टिस दुलिया ने कहा कि मैनेजमेंट कमेटी ने प्रेस्क्राइब किया हिजाब का बैन। मिस्टर कामत ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर की ग्राउंड स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में रेस की गई। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ये क्वेश्चन दूसरों के फंडामेंटल राइट वॉयलेट होने का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या आपको फंडामेंटल राइट है। मिस्टर कामत ने जवाब दिया, अगर मैंने हेड स्कार्फ पहना तो किसी का फंडामेंटल राइट मैं वॉयलेट नहीं कर रहा। कोई भी वो ग्राउंड जिस पर मेरी धर्म की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है अनुच्छेद 25 के तहत, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ जियो में मेक आउट नहीं होती। मैं हेड स्कार्फ पहनना चाहता हूं या मैं कड़ा पहनना चाहता हूं या नमम पहनना चाहता हूं जिससे मुझे बेहतर महसूस होता है, तो अदालत की जिम्मेदारी है कि मुझको प्रोटेक्शन दिया जाए। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि राइट कहां है, क्वेश्चन ये है कि अंकुश लगाने का अधिकार कहां है। मैं समझता हूं मिस्टर कामत ने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को सामने क्लियर टर्म्स में रख दिया है कि प्रश्न फंडामेंटल राइट का नहीं है, प्रश्न है कि क्या राज्य को अंकुश लगाने का अधिकार है। और क्या स्कूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको मिस्टर कामत ने आगे आर्गू किया कि वो नॉन स्टेट एक्टर है, उसके पास स्टेट की पावर्स नहीं हो सकती हैं, एमएलए स्टेट नहीं है, पेरेंट्स स्टेट नहीं है, राइट स्टेट को दिया जा रहा है कि स्टेट चाहे तो पब्लिक ऑर्डर की ग्राउंड पर और हेल्थ और मोरालिटी की ग्राउंड पर और दूसरे मौलिक अधिकारों की ग्राउंड पर किसी की फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर अंकुश लगा दे। ये मैं समझता हूं कि बड़ा अहम प्रश्न इस केस में सामने आ रहा है। फिर मिस्टर कामत चले गए एजुकेशन एक्ट की तरफ और अनुच्छेद 25 का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें राज्य को सोशल रिफॉर्म करने के लिए अगर किसी रिलीजन में भी रिफॉर्म हो जाए उसका अधिकार दिया गया। और उन्होंने कहा कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट से ऐसे किसी सोशल रिफॉर्म की पावर या इंटेंशन नजर नहीं आती। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तो जुरिस्प्रूडेंस ये है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये हैं कि अंकुश अधिकारों पर डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट होना चाहिए। किसी के मौलिक अधिकारों को इनडायरेक्टली और इन्फ्रेंशियल तरीके से आप नहीं छीन सकते। मिस्टर कामत ने कहा कि एजुकेशन एक्ट की प्रेम्बल देखें, सेक्शन 7 देखें, रूल 11 देखें, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं जो अनुच्छेद 25 पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती हो। मिस्टर कामत ने कहा कि हाई कोर्ट ने जजमेंट में लिखा कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट गंगा जल की तरह साफ है। कामत ने कहा मेरी सबमिशन ये है कि ये मडीड है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट सेकुलर आउटलुक मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द एक्ट एज अ रेस्ट्रिक्शन। मिस्टर कामत ने कहा इसको कैसे रेस्ट्रिक्शन किया कहा जा सकता है। सेक्शन 7 में बात हो रही है कि स्टेट हार्मनी की कोशिश करे, समाज में हार्मनी हो। हार्मनी अधिकार देने से आती है, अधिकार रिकॉग्नाइज करने से आती है, अधिकारों को छीनने से नहीं आती। कामत ने कहा कि जो रेस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट पर पब्लिक ऑर्डर के तहत लगाई जा सकती है वो डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट उसका लिंक होना चाहिए पब्लिक ऑर्डर से, वो इनडायरेक्ट और इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आइए टेस्ट करते हैं उस आर्गुमेंट को जिसमें जियो नजर आ रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट जो सरकार ने कही
कि अगर मेरे क्लाइंट ने हिजाब पहना तो दूसरे बच्चों ने कहा कि हम ऑरेंज शॉल पहनेंगे, भगवा शॉल पहनेंगे। मिस्टर कामत ने आर्गू किया कि भगवा शाल का पहनना एक जेन्युइन रिलीजियस बिलीफ नहीं है, ये बेलिजरेंट डिस्प्ले ऑफ रिलीजन है कि अगर आपने ये पहना तो मैं ये पहनूंगा। फिर भी मैं ये कहूंगा कि कोई भी अगर कुछ पहनना चाहे यूनिफॉर्म के ऊपर तो उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब चाहे वो भगवा शॉल हो या कोई लड़की किसी जेन्युइन बिलीफ की वजह से या कॉन्शियंस की वजह से या फैमिली के प्रेशर की वजह से अगर स्कार्फ पहने या उसकी फैमिली ने उसको इजाजत पढ़ने की इस शर्त पर अगर दी है कि तुम स्कार्फ में जाओगी, अगर हमने उसके ऊपर पढ़ाई के दरवाजे बंद कर दिए तो ये चीज देश के उस नारे के खिलाफ चली जाएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने पहले भी कहा था, पहले दिन की बहस के दौरान अपने वीडियो में, कि हमारा नारा जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बेटी ने अपना सर ढक लिया। मिस्टर कामत ने कहा कि आर्टिकल 25 में सारे बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में हो, डिसिप्लिन में हो, यूनिफॉर्मिटी हो। ये 25 नहीं रिकॉग्नाइज करता। आर्टिकल 25 में ये कहीं नहीं लिखा कि यूनिफॉर्मिटी गोल हो और डिसिप्लिन गोल हो। अगर किसी को लगता है कि ये उसकी कॉन्शियंस है या उसके मजहब उससे ये डिमांड करता है और जेन्युइनली हेल्ड बिलीफ है, तो अनुच्छेद 25 के तहत उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 25 बोनाफाइड प्रैक्टिस, बोनाफाइड रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करता है। फिर भी बात हुई कि कॉन्शियंस क्या है। कामत ने कहा कि संविधान सभा की डिबेट से ये डिस्टिंक्शन साफ तौर से नहीं आता कि मजहब की आजादी क्या है, मजहब क्या है, कॉन्शियंस क्या है। इस बात पर भी जजमेंट गलत है। सिर्फ एक मेंबर ने इस पर बोला कॉन्शियंस पे, वो भी बहुत क्लियर नहीं बोला, इसलिए जो जजमेंट है हाई कोर्ट का वो गलत है। कॉन्शियंस और रिलीजन डिस्टिंक्ट है। अंबेडकर को कोट किया गया, उन्होंने कहा संविधान सभा में अंबेडकर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, कहीं और बोला हो तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि एक शब्द अंबेडकर का संविधान सभा की बहस में नहीं है जहां डिस्टिंक्शन बताया हो अंबेडकर ने कॉन्शियंस और रिलीजन का। हिंदू धर्म की एग्जाम्पल दी मिस्टर कामत ने कि 16 तरह की पूजाएं होती है। यह मुमकिन है कि कोई धर्म की किसी चीज को मानता हो और कोई चीज कोई कॉन्शियंस की मानता हो। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं कि अगर कॉन्शियंस है तो धर्म नहीं और धर्म है तो कॉन्शियंस नहीं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपने कब से ये कॉन्शियंस आपकी हुई कि आप हिजाब पहने। मैंने इस पे लिखा भी था और बोला भी था, फंडामेंटल राइट्स की एक्सरसाइज में ये प्रश्न गलत है। अगर किसी को आज बोलने का दिल है और उसने अब तक नहीं बोला तो आप ये नहीं कह सकते इससे पहले तो आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये सवाल ही गलत है। जिस दिन जो चाहे और जो जब चाहे अपने मौलिक अधिकार को एक्सरसाइज कर सकता है। जस्टिस धुलिया ने बिल्कुल सही कहा कि देयर मे बी अ पर्सन हु मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, लेकिन कॉन्शियंस उसकी भी होती। जो ये समझते हैं कि नास्तिक लोगों की कॉन्शियंस नहीं होती, वो गलत है। अक्सर नास्तिक जो हैं वो ज्यादा इथिकल हो सकते हैं धार्मिक लोगों से। मिस्टर कामत ने बताया सिर्फ घनश्याम उपाध्याय संविधान सभा के अकेले मेंबर थे जिन्होंने कॉन्शियंस में बोले, और वो बहुत क्लैरिटी से उसमें नहीं बोल पाए। मिस्टर कामत ने कहा
कि हाई कोर्ट की गलती ये हुई कि ये पहले हिजाब में चले गए कि क्या हिजाब एक इस्लामिक एसेंशियल प्रैक्टिस है, बिना जियो में रेस्ट्रिक्शन लगाने की संवैधानिकता डिसाइड किए हुए। मिस्टर कामत ने कहा कि क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट के डाइवर्जेंट व्यूज हैं हिजाब पर कि क्या हिजाब एक एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है, जिसको कॉन्फ्लिक्टिंग हाई कोर्ट के जजमेंट्स पर अथॉरिटेटिव फैसला करना है, इस मामले को सुनना चाहिए और संविधान पीठ को इसे रेफर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मद्रास और केरला हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस है। कर्नाटका हाई कोर्ट इस बात से एग्री नहीं की, उन्होंने इसे एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं माना। फिर कामत ने आखिर में आर्गू किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी जियो गलत है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये डिमांड करता है कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एप्लीकेशन ऑफ माइंड से होना चाहिए। इस केस में एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुई, ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मामला है। और उन्होंने कहा कि स्टेट के एडवोकेट जनरल ने इस पॉइंट को कंसीड किया। अब जब एडवोकेट जनरल इसका जवाब देंगे तो बताएंगे कि उन्होंने कंसीड किया है या नहीं किया। फिर कामत ने आखिरी आर्गुमेंट ये लिया कि अगर जियो में सरकार ने या स्कूल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रीजन नहीं बताया तो हाई कोर्ट को यह हक नहीं कि हाई कोर्ट रीजन प्रोवाइड कर दे, रीजन को सप्लाई कर दे। ये हमारे जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अगर किसी जियो में नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है तो हाई कोर्ट जो है वो उसमें रीजंस ऐड नहीं कर सकती। और आखिर में उन्होंने ये बात कही कि ये जो प्रेसिडेंट है कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल का और कमेटी का, ये एमएलए है। आप मौलिक अधिकारों को किसी एमएलए के हवाले नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का अधिकार स्टेट का है, वो किसी कॉलेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। स्टेट पावर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इस तरह सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत के आर्गुमेंट्स मुकम्मल हुए। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़े दिल से और पैशनेटली इस केस को आर्गू किया। उसके बाद यंग लॉयर निजाम पाशा ने आर्गुमेंट शुरू किए और निजाम पाशा कुरान और इस्लाम में हिजाब की क्या हैसियत है, क्या ये मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी है, इस पर उन्होंने बहस की। उनकी बहस क्योंकि मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए अगले वीडियो में हम निजाम पाशा की बहस हिजाब का इस्लाम में क्या मुकाम है इस पर बात करेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। और सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं, तो इतना काम आप जरूर मेरे कहने से करें कि सब्सक्राइब को प्लीज क्लिक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।